हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका शारदा यूनिक लॉ क्लासेस में। होपफुली आप सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा मॉर्निंग सेशन विच इज रिलेटेड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ चैप्टर 4 तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर 5 विच इज रिलेटेड टू लीज ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे बड़ी बात है लीज क्या, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पट्टा। जिन लोगों ने ट्रस्ट एक्ट पढ़ा होगा उन लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वहाँ अच्छे से डिफाइन किया हुआ है ट्रस्ट एक्ट में कि पट्टा क्या होगा और किस तरीके से वो चलता है। लेकिन हमें पढ़ना है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, और यहाँ हम पढ़ेंगे सेक्शन 105 से लेके 117 तक, यानी कि 105 से लेके 117 तक हमें सेक्शन पढ़ने हैं यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसमें। एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अक्सर आप लोगों ने, जिन लोगों ने प्रीवियस पेपर्स उठा के देखे होंगे, जिन लोगों ने अभी राजस्थान का एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने उत्तराखंड दिया है, उन लोगों को उन लोगों को ये पता होगा कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5, जो कि रिलेटेड है लीज यानी पट्टे से, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो हम डील करेंगे इसमें, जो आज का हमारा टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे इसमें सेक्शन 105, सेक्शन 106 एंड सेक्शन 107। सेक्शन 105 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डिफाइन करता है हमारा किसको, लीज को, कि लीज एक्चुअली में होती क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन, यानी कि सेक्शन 106 में हम पढ़ेंगे कि ड्यूरेशन किस तरीके से जो पट्टा होगा वो चलेगा अगर वहाँ पे कोई भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, कोई भी इन्होंने क्या नहीं किया हुआ है, कोई भी यहाँ पे कोई यूसेस नहीं है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो लीज कैसे की जाएगी, ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 106 में। और 107 कहता है लीज हाउ मेड, यानी कि लीज कैसे बनेगी। तो ठीक है, तो ये आज 3 सेक्शन हम इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेक्शन 105 कहता है कि लीज क्या होता है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में, कि पट्टा कहाँ डिफाइन है ना। तो पट्टे का सेक्शन कौन सा सेक्शन पूछ लिया था, तो आपको बताना होता है 105 में। अब लीज होता कहाँ है, ये कहाँ डिफाइन है, तो ये बताया है सेक्शन 105 में। तो इसी तरीके से हम क्रम वाइज क्रम चलेंगे और आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के अपने टॉपिक पे आते हुए हम देखते हैं कि सेक्शन 105, जैसा कि मैंने आपको एक समरी टाइप में बता दिया कि तीनों सेक्शन अपने आप में कहते क्या है, लेकिन कहते हैं तो हमें इसको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन है, एग्जाम से कहीं से भी आ सकता है। डिफाइन किया हुआ है, एक अच्छा खासा ग्राफ दिया हुआ है आपकी बेरेट में, जिसमें आप लोगों ने उठा के पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा और आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो जी 105 कहता है लीज डिफाइन, यानी कि यहाँ पे क्या है, पट्टे की परिभाषा दी गई है। पट्टे की परिभाषा क्या है, तो इसको समझने के लिए देखो, अगर आप बेरेट उठाते हो तो वहां जब आप ग्राफ पढ़ते हो तो चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो ऐसे ही सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेंट्रेट के साथ उसे पढ़ते हो तो चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन समझ में आना और उसे माइंड में सेट करना, उसे याद रखना, ये किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। तो ये मेरा जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। हमें हर चीज़ का एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकाल लेने चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स अगर आपने निकाल के पढ़ लिया है उसे, तो वो आपको टिप पे लग जाता है, क्योंकि आपके माइंड में सेट रहता है कि हमने 4 एसेंशियल्स पढ़े थे, हमने 5 एसेंशियल्स पढ़े थे, हमने 6 एसेंशियल्स पढ़े थे। अगर आपने वो एसेंशियल अच्छे से पढ़ लिए हैं, आपके माइंड में उनकी काउंटिंग है कि इन काउंटिंग के अकॉर्डिंगली हमने वो पढ़ा था, इतने 5, 6, 7 इतने नंबर्स में वो हैं, तो आपको वो चीज़ याद रखने में ईजी रहता है। उसी तरीके से मैं आप लोगों को डिफाइन कर रही हूँ। लीज डिफाइन है सेक्शन 105, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। उसके बाद उन्होंने कहा कि लीज, तो आपको पहले मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट लैंग्वेज जो है वो मैं बता देती हूँ कि डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या बोला है। इन्होंने बोला, अगर आप अपने बैग को उठाया और सेक्शन 105 पढ़ें तो लगेगा लीज डिफाइन, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी is a transfer of a right to enjoy such property made for a certain time, express or implied। ठीक है, और इन परपेचुइटी, यानी कि एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, परपेचुइटी शाश्वत काल के लिए भी हो सकता है। इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस पेड और परफॉर्मेंस, कैसा कंसिडरेशन सॉरी कैसा होगा, कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली होगा। कंसिडरेशन कैसा हो सकता है, वो चाहे तो प्रीमियम में हो सकता है, चाहे वो प्राइस में हो सकता है, चाहे वो
प्रॉमिस यानी कि वचन के द्वारा भी दिया जा सकता है, और फॉर मनी और ऑफ मनी यानी कि पैसे में भी हो सकता है, शेयर ऑफ क्रॉप्स में भी शेयर किया जा सकता है, सर्विस और एनी अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू टू बी रेंडर्ड periodically or specially occasion to the transferer by the transferee who accept the transfer on such terms। यानी कि किसके द्वारा, ट्रांसफरी के द्वारा, किसको, ट्रांसफरी को कैसा, जैसा वो टर्म्स में डिसाइड करे। अब इतने सारी चीज हमने पढ़ ली, तो इन सब चीजों का जब मैंने एसेंशियल्स निकाले तो वो एसेंशियल कुछ इस तरीके से सामने आए, जो चाहे तो आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़ा। अब देखिए जब कोई लीज बनती है तो लीज में क्या चाहिए, 2 लोग होंगे तभी वो लीज कंप्लीट होगी। मोर देन 2 हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना होगा, 2 पार्टीज होनी चाहिए। तो दो पार्टीज जो बनेगी वो बनेगी, एक बनेगा लेजर और एक बनेगा लीजी। एक बनेगा लेजर जो पट्टा करता है, जो पट्टा करवा रहा है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को पट्टे पर दे रहा है, और दूसरा होगा लीजी जो पट्टे पर प्रॉपर्टी को ले रहा है, यानी कि जो पट्टे की प्रॉपर्टी को रख रहा है। तो 2 लोग हो गए, कौन हुआ, एक पट्टा करता और एक हो गया पट्टकदार, मतलब पट्टेदार। 2 लोग हुए लेजर और लीजी। अब ये लेजर और लीजी तो आ गए, तो ये लेजर और लीजी करेंगे क्या, तो इनके लिए एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो उस पर कुछ काम करेंगे। तो सब्जेक्ट इन्होंने बताया कि सब्जेक्ट होगा क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमेशा पट्टे के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कभी भी लीज का काम नहीं होता है। हमेशा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 प्रॉपर्टी कैसी होगी अगर लीज पे दी जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी होगी कैसी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स स्थावर संपत्ति होगी। तो ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। अब राइट्स, अब इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ली, 2 पार्टी आ गई, क्या करेंगे, तो क्या उन्होंने राइट्स बनाए, इंजॉय करिए आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को। क्या आप इस प्रॉपर्टी को पट्टे पे ले लीजिए, वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने इजीली आप लैंग्वेज में समझ लीजिए, इन्होंने एक प्रॉपर्टी को लिया पट्टे पे दे दिया, तो क्या कहा इन्होंने, कोई टाइम पीरियड डिसाइड किया, उस टाइम पीरियड तक आप इसको क्या करिए, एंजॉय करिए, किसका, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो हमने आपको दी। अब ड्यूरेशन की बात आती है। ड्यूरेशन की बात क्या मैंने कहा, जो 106 में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि कितने काल के लिए, कितनी अवधि के लिए ये पट्टा किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ड्यूरेशन कितनी होगी, जितनी अवधि आप लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की है या आपके यूसेज जो बोलते हैं। अगर वो सब भी नहीं है तो 106 कहता है कि हम ये बताएंगे कि कितने टाइम के लिए ये होगा। तो वो ड्यूरेशन क्या होगी, राइट टू एंजॉयमेंट, आपका राइट है उस अवधि के लिए जो आप डिसाइड करेंगे उसके लिए आप उसको एंजॉय करें, पार्टी को, मतलब उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करें। डिफाइन, किस तरीके से ये डिफाइंड होगा, या तो ये एक्सप्रेसली होगा या इम्प्लाइडली होगा। जैसे कि बेरेट की फर्स्ट लाइन कहती है आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, ये चीज़ लिखी हुई है, या तो वो लिखित में होगी, या तो वो एक्सप्रेसली होगी, या वो इम्प्लाइड, यानी कि बातों बातों में ऐसे कुछ डिसाइड कर दे कि हाँ इतने टाइम के लिए आप ले लीजिएगा। तो ये एक हो जाएगा क्या, ठीक है। तो वो इस तरीके से डिसाइड कर लेंगे कि आप चाहे उसको इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली जो भी वो चाहे वो डिसाइड कर लें। या फिर क्या होता है, या फिर एक होता है प्रॉपर्टी पीरियड। प्रॉपर्टी पीरियड जो मैंने आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पहले डिफाइन किया हुआ है, दोबारा डिफाइन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी पीरियड आपने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 14 भी आपने पढ़ा, सेक्शन 18 भी आपने पढ़ा। तो वो जो आपने पढ़ा था, एक बार आप मेरी चाहो तो वीडियो को जाके देख लीजिएगा क्या होता है प्रॉपर्टी पीरियड। तो उस काल के लिए भी वो क्या हो सकता है, वो ड्यूरेशन भी यहाँ पर डिफाइन की जा सकती है। अब इन्होंने लीज पे कोई चीज दी है, ठीक है, लीज पे अगर कोई चीज दी जा रही है तो क्या होगा, विद द कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होगा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा विद द कंसिडरेशन होता है, तभी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कैसा होगा, कंसिडरेशन। अब इन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 105 कहता है अगर आपने लीज पे कोई प्रॉपर्टी दी है तो वो लीज पे जो प्रॉपर्टी आप देंगे तो वो प्रॉपर्टी विद द कंसिडरेशन होगी। कंसिडरेशन कैसा होगा, तो कंसिडरेशन में इन्होंने 3 कंडीशन बताई, या तो वो प्रीमियम के थ्रू, जो भाटक किराया जो भी आता है उसके थ्रू होगा, या रेंट के थ्रू होगा, रेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे ये एक प्रॉमिस कर सकते हैं, एक वचन दे सकते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी को जो लीज पे दी हुई है प्रॉमिस करते हैं कि अगर कोई भी इससे आता है, कुछ भी इनकम आती है, कुछ भी इंटरेस्ट आता है, कुछ भी आता है, वो हम आपको पे करेंगे इस प्रॉपर्टी का। तो ये क्या हुआ, इन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया। तो 3 कंडीशन इन्होंने यहाँ पे बताई, प्रीमियम, रेंट एंड प्रॉमिस। क्या बताया, प्रॉमिस।
ठीक है, तो ये है आपके सेक्शन 105 के एसेंशियल एलिमेंट्स। होपफुली आप लोगों को इस तरीके से याद करने में इजी रहेगा। अगर आपको ये एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि मैंने 6 काइंड्स में बताए हैं, अगर आपको याद रहते हैं तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में आपको क्वेश्चंस लिखना है तो उसके लिए आपको चीज़ें माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हमने कहा कि 2 पार्टीज होंगी, 2 पार्टीज में एक लेजर होगा, एक लेजी होगा। सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी से होती है हमेशा, जो लीज होती है वो राइट्स क्या होगा, एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप एंजॉय करें इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ड्यूरेशन जो आपने डिफाइन किया हुआ है मीन्स राइट टू एंजॉयमेंट, डिफाइन एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली ऑफ परपेचुइटी पीरियड। और उसके बाद हमने देखा कंसिडरेशन विच इज अ प्रीमियम हो सकता है, रेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है वो हमारा, और साथ ही वो हमारा हो सकता है क्या, ऐसा कोई प्रॉमिस जो कि लेजी करता है लेजर को। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। सेक्शन 105 बस इतनी सी बात करता है। ठीक है, सेक्शन 105 क्या करता है, इतनी सी बात करता है। लेकिन साथ में ये इसका जो सेकंड ग्राफ है उन्होंने बताया कि पट्टा करता कौन होगा, पट्टेदार क्या होगा, प्रीमियम क्या होगा और भाटक क्या होगा। मीन्स प्रीमियम क्या होगा और रेंट क्या होगा। तो इन्होंने कहा वे अंतरक पट्टा करता कहलाता है, वे अंतरिधि पट्टेदार कहलाता है, वे कीमत जो प्रीमियम कहलाती है, और इस प्रकार देय क्रेडिट धन अंश सेवा या अन्य वस्तु भाटक कहलाती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप देखते तो क्या कहलाती है, वो रेंट हो सकता है, वो प्रीमियम फॉर्म हो सकता है। पट्टा करता कौन होगा, जो पट्टा कर रहा है, और पट्टेदार कौन होगा, जो पट्टे को प्रॉपर्टी को ले रहा है। इतनी सी बातें इन्होंने बताई सेक्शन 105 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सेक्शन 106 को डिफाइन किया। 106 कहता है ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। वो टाइम पीरियड कौन सा होगा जो कि क्या है, इन्होंने कहा कि एब्सेंस में, किसकी एब्सेंस में, इन्होंने ना तो कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट किया, ना तो कोई रिटन में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और ना ही कोई लोकल यूसेज इस तरीके का कुछ बताती है, तो वो ड्यूरेशन क्या होगी वो ड्यूरेशन फिर उसके लिए। तो इन्होंने बताया कि वो ड्यूरेशन 2 तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करी। क्या, एक इन्होंने बताया कि 1 ईयर होगी, 1 ईयर यानी कि वर्षानुवर्षीय हो सकती है। 1 ईयर क्यों लिखेंगे, हाँ ईयरली हो सकती है, वर्षानुवर्षी, और एक हो सकती है मंथली, यानी कि महीने में जो होती है। अब इन्होंने कहा कैसे होगी, तो इन्होंने बताया अगर कोई भी कृषि योग्य के लिए, कृषि मतलब आप अगर कुछ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या उसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा इन्होंने बताया विधि, देखिए the absence of contract of local laws or uses to the contrary, a lease of immovable property for agriculture और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। 2 चीज़ इन्होंने बताई। क्या बताई, एक तो इन्होंने बताया एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा इन्होंने बताया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर ये दोनों पर्पस के लिए कर रहे हैं तो ये पट्टा जो होगा वो कैसा होगा, ईयरली होगा। इन्होंने बताया ईयरली होगा। अगर इसके अलावा, इन सब के अलावा अदर जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा मंथ में। अब साथ ही इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया, इन्होंने कहा ठीक है, लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज शैल बी डीम्ड, या माना जाएगा टू बी अ लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज है तो माना जाएगा ये वर्षानुवर्षीय पट्टा चलेगा, यानी कि ईयरली, ईयर टू ईयर ये पट्टा चलेगा। टर्मिनेबल ऑन द पार्ट ऑफ ईदर लेजर और लीजी बाय 6 मंथ। अगर यहाँ पे इन्होंने दूसरी बात यूँ बोली, इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस होगा तो ईयर टू ईयर चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे लेजर और लीजी दोनों में से कोई भी ये चाहता है कि इस पट्टे को खत्म किया जाए, क्या किया जाए, पट्टे को खत्म किया जाए, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस इनको देना पड़ेगा। और नोटिस कैसा होगा, अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस है तो ईयर टू ईयर चल रहा है, तो इन्हें 6 मंथ के अंदर, यानी कि 6 मंथ का एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, अगर लीजी है तो लेजर को देना पड़ेगा, अगर लेजर है तो लीजी को देना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में, कितने मंथ का, 6 मंथ का, अगर ईयर टू ईयर चल रहा है। लेकिन अदरवाइज है किसकी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से अलग है तो कितना होता है, ये मंथ में चलता है, तो इनको नोटिस देना पड़ेगा 15 डेज का।
कितने दिन का? 15 डेज का। देखिए इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम में, चाहे आप राजस्थान का पेपर उठाइए, चाहे आप यूपी जुडिशरी का पेपर उठाइए, चाहे आप उत्तराखंड का उठाइए, चाहे आप हरियाणा का उठाइए, चाहे आप दिल्ली का उठाइए, चाहे किसी भी स्टेट का उठाइए, अगर वहाँ पे आपका सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आपको मिल जाएगा किसी न किसी पेपर पर। आई मीन किसी न किसी पेपर में से मेरा मतलब है कि एक से ज़्यादा पेपरों में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि अगर इन दोनों में से 6 मंथ के बारे में भी पूछ सकते हो, 15 डेज के बारे में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये चीज़ याद रह जाएगी तो आपका वो 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने 106 में कहा इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूज अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है और ना ही लोकल यूसेज है, अगर ये हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनका पट्टा डिसाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों की एब्सेंस है तो किस तरीके से होगा? अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से तो ईयर टू ईयर, उसमें नोटिस कितने टाइम का होगा? 6 मंथ का होगा। अगर इन्होंने कहा अदर तरीके से है, अगर अदर तरीके से है तो नोटिस कितने टाइम का होगा? 15 डेज का होगा, क्योंकि ये कैसे चल रहा है? मंथ टू मंथ, माह टू माह ये चल रहा है। तो ये बात की गई है सेक्शन 106 में। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेक्शन 106। चलिए बात करते हैं सेक्शन 107 की। सेक्शन 107 कहता है हाउ लीज कैसे बनाई जाएगी। तो सेक्शन 107 की लैंग्वेज कहती है यहाँ पे लीज हाउ मेड अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म्स एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग ईयर रेंट कैन बी मेड ओनली बी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। मीन्स इन्होंने बताया किस तरीके से लीज होगी। 2 तरीके से लीज होती है। अगर वो लीज 1 साल से ऊपर की है, कितना बोला इन्होंने कहा मोर देन 1 ईयर, देन रजिस्टर्ड, ठीक है। मोर देन 1 ईयर रजिस्टर्ड है, एग्रीकल्चर लैंड है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से है, तो क्या ऑब्वियसली मतलब ईयर से अबव जा रही है तो कैसी होगी? ये हमेशा ये रजिस्टर्ड होगी। कैसी होगी? रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड कहाँ होगी? एक रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड होगी हमेशा, तब ये लीज मानी जाएगी। उन्होंने कहा मेड बी, सिर्फ कैसे? ओनली, इन्होंने वर्ड लगाया ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, एक रजिस्टर्ड लिखित के द्वारा ये रजिस्टर्ड होगी, तभी ये माना जाएगा कि इन्होंने लीज की है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 107। ओके, चलिए इन्होंने बताया ऑल अदर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी मेड ईदर वाया रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर इसके अलावा जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और 1 ईयर से अबव के अलावा अगर कोई है लीज तो कैसे होगी? या तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हो सकती है और सच इंस्ट्रूमेंट और वेयर देयर आर मोर इंस्ट्रूमेंट देन 1 ईच सच इंस्ट्रूमेंट शैल बी एग्जीक्यूट बाय बोथ द लीजर और लीजी। अगर ये 1 से अधिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की गई है, या तो वो सिंपल है कि कैसे कर लें? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर लें। अगर वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं करते हैं, मोर देन 1 इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं, तो कैसा हो सकता है? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसको? लेजर कर रहा है तो लेजी को, लेजी कर रहा है तो लेजर को, या दोनों को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप एक पट्टे को शाइन कर रहे हैं, आप एक पट्टा कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, और वो प्रॉपर्टी कैसी है? लेस देन 1 ईयर है। तो चाहे तो आप उसे रजिस्टर्ड कराइए, नहीं करा रहे हो तो आप इन दोनों में आप एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर लीजिए, लेकिन इंफॉर्मेशन दोनों को होनी चाहिए। ये बात की गई। फिर उन्होंने एक इसका प्रोवाइडेड दिया। प्रोवाइडेड में उन्होंने बताया प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लीजर फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग a year rent or any class of such lease may be made by unregistered instrument or by oral agreement without delivery of possession। यानी कि इन्होंने बताया अगर
इसमें प्रोवाइडेड दिया। ये दोनों तो कंडीशन उन्होंने बताया कि वो कैसा करेंगे, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है दोनों के। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल देती है कि इसके अलावा भी आप कर सकते हो, तो वो उस तरीके से भी किया जा सकता है। वो कैसे कंडीशन हो सकती है, आप चाहें तो उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन ना दे के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उस प्रॉपर्टी पे क्या आप एक लिखित मतलब एक अपनी तरीके से एक अलग जो इंस्ट्रूमेंट में निकाले, अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाले, उसके अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं। तो ये बात की गई है सेक्शन 107 में। होपफुली आप लोगों को सेक्शन 105, 106 और 107 समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप तो कर ही दीजिएगा। साथ ही मैंने आपको हमेशा बताया कि जो लोग मेरे संग कंटिन्यूटी में हैं वीडियो में, जो मेरे संग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैंने एक ऑफर दिया हुआ था, वो है रिलेटेड टू ऑफलाइन क्लासेस का। जो लोग मेरे संग ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, जो नीचे कमेंट बॉक्स आ रहे हैं ना, वहाँ पे अच्छे से देख, वहाँ पे अपना जो मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, वो लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं उनको आंसर देके, उनको अपना पर्सनल नंबर देके उनको बता सकती हूँ कि उनको कब, कहाँ और कैसे आना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर का टॉपिक, चैप्टर 5 लीग से रिलेटेड। कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द डे।